मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूं। मैंने जैसा कि आपने देखा होगा ऑलरेडी लाइव क्लास लिया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटी में, है ना, राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में मैंने लिया था। उसी का पीवाईक्यू लेकर के आया हूं, जिसका जो है पीवाईक्यू लेकर के आया हूं। तो लाइव क्लास जो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है हमारा। और इसी तरह से हर चैप्टर का पीवाईक्यू मिलते रहेगा आप लोग को, चैप्टर का भी डिटेल। अगले क्लास में मैं प्रेसिडेंट का लाइव लूंगा, है ना। तो एमडब्ल्यूएफ में मेरा 3 बजे से क्लास रहता है, आज थोड़ा लेट हो गया है, तो जनरली जैसे ही होता है मैं भेज देता हूं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है, हम इसका जो है आंसर का बात करेंगे एक एक करके, ध्यान दीजिएगा, एक एक का आंसर देखेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग देख लेते हैं आंसर में, है ना, कि चलिए रेड पेन को लोग बोलता है कि आंसर के लिए यही ठीक रहता है, तो रेड पेन से लेते हैं, हम आंसर करते हैं। व्हाट वाज बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारतीय संविधान का आधार क्या था? देखिए बाइलिंगुअल मैं बताता हूं, भारतीय संविधान का आधार क्या था। व्हाट वाज बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह सकते हैं, भारतीय संविधान सभा का आधार क्या था? तो आप बताइए, प्रियम्बल होगा यानी कि प्रस्तावना होगा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, है ना, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का, या अंग्रेजों का कैबिनेट मिशन प्लान होगा, या ड्राफ्टिंग कमिटी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति या मसौदा समिति? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड के अंदर आंसर कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। कमेंट कर सकते हैं आप, आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। चलिए बहुत सही, अब आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। कैबिनेट मिशन प्लान, चूंकि अभी जब मैं इसको आगे बढ़ूंगा तो इरेज हो जाएगा, तो याद रखिएगा बढ़िया से। मैं फिर से इसको घेर देता हूं, कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में भारत आया और यही भारतीय संविधान सभा का या संविधान का आधार बना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर टू में आते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड? है ना, मतलब कह सकते हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? व्हेन वाज फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? तो उसमें बोल रहा है जी कि 11 दिसंबर 1946, कि 13 दिसंबर 1946, कि 15 दिसंबर 1946, कि 17 दिसंबर 1946? तो आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक दिल्ली के लाइब्रेरी हाउस पुस्तकालय भवन में हुआ। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है उसमें बढ़ते हैं, 3 नंबर। हु वाज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए जी, पूछता है कि चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष। अध्यक्ष पूछेगा तो परमानेंट अध्यक्ष। टेम्पोररी चेयरमैन तो जान ही रहे कौन थे, है ना। तो परमानेंट अध्यक्ष पूछेगा। टेम्पोररी चेयरमैन की बात करें तो टेम्पोररी चेयरमैन कौन थे, मालूम है सभी को? टेम्पोररी चेयरमैन कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। तो परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, अंबेडकर। तो ये जो सचिदानंद सिन्हा थे टेम्पोररी चेयरमैन थे। क्या थे जी? हाँ, टेम्पोररी चेयरमैन। ये क्या थे? टेम्पोररी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्पोररी चेयरमैन। और ये थे परमानेंट चेयरमैन, यानी कि आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या तो चेयरमैन पूछे या परमानेंट चेयरमैन पूछे तो आंसर यही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। हु वाज चेयरमैन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन? यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं जी हिंदी में? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का जो है अध्यक्ष कौन था? हु वाज चेयरमैन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन? कौन था? पंडित नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सचिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। ऑप्शन वही है, लेकिन आंसर होगा पंडित नेहरू, जिन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 5 नंबर, है ना, 5 नंबर। भाई क्या हो रहा है? 5 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे क्लियर तो कर ही दिए। 5 नंबर बढ़िए श्रीमान जी। हाँ 5 नंबर, है ना। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन ड्राफ्टिंग कमिटी? यानी कि बोलता है प्रारूप समिति या मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो पूछ रहा है कि 5, 6, 7 या 8। तो याद कीजिएगा 6 + 1, 1 जो है चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि टोटल कितने थे जी? 7। आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 7। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए 6 नंबर। व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड? यहां पे बच्चे जाकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं?
यहां पे जाकर के कर देते हैं। उनको लगता है कि ये पूछ रहे हैं कि लागू कब हुआ, लागू होने का तिथि अलग है और बन के कंप्लीट होने का तिथि अलग है। तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और सब लोगों का जब सहमति हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन भारत का जो है गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा फहराया गया था, इसलिए ऐसा अपना किया गया। तो हम लोग 26 जनवरी को भी झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को भी फहराते हैं। क्यों फहराते हैं इसको हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट 7 नंबर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का, है ना, शिल्पकार किसको कहा जाता है, शिल्पकार कहिए या फिर उन्हीं को, है ना, भारतीय संविधान का पिता कहिए या फिर विश्व का एजुकेशन का सिंबल बोलिए, है ना, शिक्षा का, है ना, चिन्ह बोलिए, शिक्षा चिन्ह बोलिए। तो किनको बोला जाता है शिक्षा का चिन्ह, इस सब का आंसर होगा। हमें लगता है जिनको मालूम है कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, अंबेडकर होगा, BR सिन्हा होगा और फिर नेहरू जी होगा, डॉक्टर R प्रसाद राजेंद्र प्रसाद होगा। तो राइट आंसर इज अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए नेक्स्ट में। चलिए कंप्यूटर जी आगे बढ़ा जाए, है ना। अब आते हैं 8 नंबर, मैच इट। यहां देखिए आपको, यहां पे बहुत आपको गच्चा करने का उपाय किया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत पकड़ लेंगे। यहां पे जो है मैच इट में क्या है भाई, बोल रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन रहता है, एक एक क्वेश्चन में 4 गो क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि पहले अनुसूची का संबंध कौन से विषय से है ना, कि भारत के जो है राज्य और उसके सीमाओं का जो बंटवारा, राज्य और भारत जैसे देश के सीमाओं का बंटवारा, कि ये सैलरी का वर्णन, कि SC ST का वर्णन, कि ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन। तो मैंने पढ़ाया था, जो मेरे से पढ़े हैं उनको मालूम है, ये एकदम आंसर A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। इसका आंसर सिंपल क्या होगा, A होगा, ABCD, मतलब एकरी 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 और एकरी। क्लियर। तो पहला का ये, यानी कि क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय सीमांकन, है ना, मैंने बताया था। दूसरा कि मैंने ट्रिक सिखाया था, जो मेरा पिछला वीडियो किए होंगे उनको मालूम होगा, क्लास किए होंगे लाइव, तो कि टू का माउथ जब इधर कर देते हैं तो S हो जाता है, S फॉर सैलरी, मतलब वेतन। जितने भी संवैधानिक पोस्ट पे लोग हैं उनका वेतन के बारे में। 5 नंबर जो है, 5 नंबर में बोलता है कि 5 को बिना मुंह घुमाए, पांचे जैसा एस होता है। तो SC ST, भारत के SC ST का वर्णन है, उनके बोल सकते हैं नियंत्रण और प्रशासन का वर्णन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल का वर्णन है। और 8 का स्ट्रक्चर है ऐसा, 1 0 2 0, दोनों मिला दिए तो 1 0 से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत के 22 भाषाओं का वर्णन, जिसमें कि झारखंड का संथाली भी है। क्लियर। ABCD आंसर सामने सामने था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। चलिए हाँ कंप्यूटर जी नेक्स्ट बढ़ाइए, घुसा जाते हैं आप कभी कभी, नहीं। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज नोन एज सिक कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश के संविधान को बीमार संविधान कहा जाता है। तो बोल रहा है कि जर्मनी, जापान, USA और साउथ अफ्रीका। तो जो लोग क्लास किए हैं वो एकदम आंसर दे सकते हैं, क्या होगा, जर्मनी। आंसर क्या होगा, जर्मनी के संविधान को बीमार संविधान, क्योंकि यहां से लिया गया है कि क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान मान के चलिए कि इमरजेंसी लग गया, हाँ, धारा जो भी है माने 352 से 360 में 356 जो होता है इमरजेंसी, अगर बात करें स्टेट इमरजेंसी का, है ना, तो जो भी होगा उसमें बोलता है कि 356 लग गया, धारा 144 लग गया, तो वैसे केसेस में आपका फंडामेंटल राइट नहीं रह जाएगा। राइट है तो आपका ड्यूटीज भी है ना। कोई भी पार्क को यूज करना है फ्री में, तो क्या उसको गंदा करना है, उसको साफ रखना है, वहां पे जाकर के नियम से उसको ध्यान रखना है, इस तरह से। तो क्या आंसर होगा, जर्मनी का संविधान। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, है ना। अगला आते हैं 10 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स वर्ड इंडिया हैज बीन यूज्ड इन प्रीएम्बल। चलो आज हम इसको रिवील ही कर दिए। जब भी मेरे पास कोई एडमिशन लेने आता है तो मैं ये क्वेश्चन पूछ करके उसको घुमा देता हूं। तो प्रीएम्बल जब पढ़िएगा तो दिख जाएगा प्रीएम्बल में क्या होता है कि भारत शब्द का प्रयोग मात्र कितना बार किया गया है। देखिए कमेंट कर सकते हैं, हाँ, 2 बार कि 3 बार कि 4 बार कि 5 बार। तो आंसर होगा 2 बार। हम भारत के लोग भारत को, कहीं तीसरा बार नहीं हुआ है। एग्जाम में क्या करिएगा कि पढ़ते रहिएगा, पढ़त रहो भाई, तब तक निकल गया 4 गो क्वेश्चन का टाइम, तो याद रहेगा तो पटाख से मार दीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला में आते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट आ जाइए 11 नंबर, 10 नंबर। हाँ क्या था ये 10, फिर 10 से लिखा गया, कोई बात नहीं, चलिए हो सकता है ये 11 नंबर है, ये सब होता है मिस्टेक, है ना। चलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का लघु संविधान कौन से क्या चीज को कहते हैं, संविधान का कौन सा ऐसा चीज है जिसको लघु संविधान कहते हैं। तो बोल रहा है कि प्रियम्बल होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी होगा कि शेड्यूल होगा कि नन ऑफ दिस होगा, यानी प्रस्तावना होगा
कि प्रारूप समिति होगा, कि अनुसूची होगा, कि कुछ नहीं होगा? तो आंसर होगा प्रियम्बल। क्यों प्रियम्बल आंसर होगा जी? क्योंकि मैं बताऊं कि प्रस्तावना जो है अपने आप में वो इतना बड़ा ही है, जिसको की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। उसमें जितना चीज है, आप ग्रेजुएशन में देखिएगा, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, है ना, और समाजवादी, ये सब एक एक चीज पे पूरा चैप्टर लिखा जाता है, समझिए। तो इसलिए ये अपने आप में इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला चीज। हाँ, क्या है डिजाइनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का चित्रकार किसको कहा जाता है? तो बेवहर राम मनोहर सिन्हा, अंबेडकर, गांधी जी की नेहरू? तो होगा बेवहर राम मनोहर सिन्हा, जिनका संबंध था जबलपुर एमपी से। ये पूछा था एगो एग्जाम में, झारखंड का एगो एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें भी पूछा था ये। खैर, सारे एग्जाम के लिए खास है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग, अगला है ना 13 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, है ना, संवैधानिक सलाहकार। किनको बोलते हैं? संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो डीएन राव की, बीएन राव की, अंबेडकर की, नेहरू जी? तो आंसर होगा बीएन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर आ जाइए। 14 नंबर हम लोग ध्यान देते हैं। 14 नंबर, 14 नंबर में आते हैं, हु वाज ब्रिटिश पीएम ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन? जब संविधान बन रहा था उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? है ना, पंडित नेहरू, डॉक्टर प्रसाद, क्लेमेंट एटली, नन ऑफ दीज? तो क्या आंसर होगा? कमेंट कर सकते हैं आप, जिनको पता चल रहा है तो हमारे आंसर देने के पहले कर सकते हैं। हमसे फास्ट होइएगा तब तो दीजिएगा आंसर। आंसर होगा क्लेमेंट एटली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग, चलिए आगे। 15 नंबर, हु वाज वाइस रॉय ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन? जब संविधान बन रहा था तो उस समय वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे उस समय, जो कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय में बदला गया था? तो बोल रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स थे, कि लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मिंटो थे, कि लॉर्ड वेवेल थे? तो आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर, की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करते हैं कि आपको आंसर मालूम होगा, ऑलरेडी पिछले ही हम इसका जिक्र कर चुके हैं। तो क्या होगा? प्रियम्बल या प्रस्तावना, भारतीय संविधान की कुंजी या चाबी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिना समय आपका बर्बाद किए 17 नंबर आ जाइए। विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू प्रियम्बल? कौन सा संशोधन का संबंध प्रस्तावना से है? कौन सा संशोधन का संबंध प्रस्तावना से है? 40, 41, 42, 44? तो 42वां का संबंध है प्रस्तावना से, जो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। 44वां तो 78 में हुआ था, जिसका संबंध जो है क्या चीज से है कि आर्टिकल 31 को हटा करके कानूनी अधिकार किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाइए। 17 के बाद 18 नंबर, विच वर्ड्स वेयर एडेड इन प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट? बोला 42वां संशोधन से कौन से शब्द को जोड़े गए प्रस्तावना में? तो आंसर होगा जी, आंसर होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा? आंसर होता है इसका, देखते जाइए, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, या ऑल ऑफ दीज? ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन में ही आंसर है, सभी आंसर होंगे ऑल ऑफ दीज। क्लियर? 18 के बाद आते हैं हम 19 में। चलिए, विच पार्ट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? देखिए, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र या आदेश पत्र। जब भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होने आया था ना बंगाल में, तो उस समय उन लोगों ने 15 साल का मैग्ना कार्टा जारी किया था, मतलब आदेश पत्र। तो इस तरह का आदेश पत्र जो है क्या चीज में है? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट 3, जो कि हमारा है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से 35 है ना, आर्टिकल 12 से 35, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा। तो आप समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर, द हार्ट और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे पता है कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 17, 19, 21, 32 सबका अपना अपना महत्व है। 17 में जो है अनटचेबिलिटी का जिक्र किया है, छुआछूत का अंत का। 19 में जो है क्या बोलने या प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया है। 21 में जो है राइट टू प्राइवेसी का जिक्र किया है। तो आर्टिकल 32 ही तो होगा जिसको हार्ट या सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अपने आप में इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा नोक कर सकते हैं। क्लियर? 20 के बाद चलते हैं 21 में। आइए 21, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया। छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 इज आंसर। 21 के बाद आते हैं 22 में हम लोग। 22 आ जाइए। 22 में डीपीएसपीआर डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के अंदर डीपीएसपी यानी कि जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज बोलते हैं उनको, है ना, भारत के क्या नीति निर्देशक तत्व, भारत के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र जो है
आर्टिकल 36 से 51 में है, बाकी सब गलत होगा। 36 से 51। अब देखिए 12 से 35 में मौलिक अधिकार, 1 से 4 में जो है आपका भारत और उसके राज्यों के बारे में, 5 से 11 में जो है आपका नागरिकता के बारे में, तो सॉरी हाँ नागरिकता के बारे में। तो 36 से 51 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका डीपीएसपी, है ना। तो चलिए क्लियर है 36 से 51, जिसका कि पार्ट क्या हो जाएगा, पार्ट 3 में तो वही था हमारा, तो पार्ट 4 हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट 23, फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखा जाए तो डीपीएसपी का ही एक पार्ट है, जो कि जाकर के कहां पे आंसर होता है, आर्टिकल 51A। तो यहां पे क्या हो जाता है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, जो कि टोटल 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11, आपके अधिकार है तो कर्तव्य भी है, तो इसका ये आंसर होगा, बाकी ये सब नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। आगे आ जाइए कंप्यूटर जी, आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है, समटाइम्स ये कहते हैं कि हमको आराम से करिए, ठीक है फिर से देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। चलिए 24, टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट, कुल अनुच्छेदों की संख्या। देखिए अभी तक जो आपके लिए अपडेट है, आने वाले समय में चेंज हो सकता है, तो टोटल आंसर होगा इसका 106। मैं बताऊं कि अमेंडमेंट जो हुआ था 101वां, जो कि अमेंडमेंट 101वां जो हुआ था वो आपका जीएसटी से रिलेटेड था, क्लियर। और 103वां जो अमेंडमेंट था वो क्या था, ईडब्ल्यूएस, है ना, ईडब्ल्यूएस, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी जो बोलते हैं सेक्शन, तो ये 10% रिजर्वेशन वाला। तो वैसे ही टोटल अभी तक 106 हो गया, क्लियर जी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी है कि नहीं है। 25, आरटीआई केम इन इंडिया इन। भारत में आरटीआई कब आया, कौन बताएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। आरटीआई, है ना। तो मैं इसका आंसर चाहता हूं कि नहीं दूं, आपको कमेंट में लिखना होगा। इसका आंसर मैं छोड़ देता हूं, आप कमेंट करिएगा, फिर देखता हूं कि कितने लोग आंसर करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।